फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछले लेक्चर में अपन देख रहे थे एमिनो एसिड्स के संश्लेषण की विधियाँ कि अपन किस तरीके से एमिनो एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिनसे अपन एमिनो एसिड प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो अपने को तो ज़रूरत होती है जैसे एमिनो एसिड की, तो अपन क्या करते हैं किसी भी जो पेड़ पौधे बनाते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, या कोई जानवरों के द्वारा जो बनता है एमिनो एसिड उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी होती है कि किसी ना किसी एमिनो एसिड की वजह से अपने में डिजीज हो जाती है, तो उस वजह से अपने को क्या करना पड़ता है, एमिनो एसिड का लेना पड़ता है। जिस एमिनो एसिड्स की वजह से अपने को जो डिजीज हुई है उसको ख़त्म करने के लिए अपने को वो एमिनो एसिड्स की रिक्वायर्ड होती है। तो ये एमिनो एसिड्स कैसे प्राप्त होंगे अपने को मान लो अभी 5 मिनट या 1 दिन के अंदर आपको वो एमिनो एसिड चाहिए। अगर नहीं चाहिए, जैसे शुगर का होता है कि किसी की शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, कम होती है तो उसे चीनी चाहिए तो अपन बाहर से देते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसे कुछ ना कुछ करते हैं, नमक वगैरह का घोल देते हैं ना, तो उससे क्या वो बैलेंस हो जाती है। तो अगर अपने शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी एमिनो एसिड्स की तो अपन बाहर से ही लेंगे। जैसे कि अपन ग्लूकोज लेते हैं, अब वैसे अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है ये आपका, तो इसका निर्माण होता रहता है और अपन यूज़ करते रहते हैं। लेकिन एकदम से यानी कि अचानक आपकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है मामला। तो गड़बड़ाने की वजह से अपन को क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है वो भी चीज़। तो अपने को संश्लेषण करने की विधि आनी चाहिए। अगर आप ग्लूकोज अगर मिले ही नहीं बाजार में तो फिर आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही कम हो जाएगी। इसीलिए जो बाहर से मिलते हैं उनसे क्या है, थोड़ी देर के लिए अपने को वापस से एनर्जी मिल जाती है। तो इसी प्रकार से एमिनो एसिड्स का संश्लेषण किया गया कि अपने को कौन से एमिनो एसिड चाहिए, या इन एमिनो एसिड्स को यूज़ करके ड्रग्स बनाए जाते हैं ना, तो ये सब बनाने के लिए अपने को सिंथेसिस करना पड़ता है। सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, वो ये आपके केमिकली प्रोसेस के द्वारा ये सिंथेसिस होता है। तो अब आपकी बात आती है कि एमिनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग विधियों से बनाए जा सकते हैं, कि किससे कौन सा एमिनो एसिड बनाया जा सकता है या किसी से कौन सा एमिनो एसिड्स बनाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके केमिकल्स प्रोसेस पे कि किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, उसमें कितनी यील्ड प्राप्त हो रही है, यानी कि कितनी लब्धि उसमें आपको मिल रही है। क्या आपका एमिनो एसिड्स आपको मान लो एमिनो एसिड तो मान लो 30% मिल रहे हैं, को प्रोडक्ट है वो आपके मिल जाए 60%। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके, तो वो तो यील्ड अच्छी नहीं है। यानी कि अगर केमिकल्स से इनसे सिंथेसिस किया जाए तो जितने केमिकल लग रहे हैं उनसे तो अपने को प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। जब कोई भी प्रोसेस होता है उसके अंदर अपने को क्या चाहिए, लब्धि ज़्यादा चाहिए, यानी कि यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी अपने को मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की मात्रा चाहिए ज़्यादा। वही मेथड आपका सक्सेसफुल होता है, या उसी मेथड को अपन बार बार में पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि किस मेथड से बनाया गया है। मान लो आपको 1% जो आपको चाहिए 1% मिल रहा है, और बाकी का जो मिल रहा है 99% वो आपका क्या है, को प्रोडक्ट्स के रूप में है। तो उसका क्या करोगे, आपको जो चाहिए वो तो केवल 1% ही मिल रहा है ना, तो वो अपन यूज़ नहीं करते हैं। वो मेथड्स ना तो अपन पढ़ते हैं और ना यूज़ करते हैं। और यह जो वो मेथड होते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है। तो इतना खर्चा करके अगर मान लो 5,000 का खर्चा करके एक छोटी सी दवाई बनाई जाती है तो वो तो सब ले नहीं सकते। तो इसी तरीके से एमिनो एसिड्स को क्या किया जाता है, केमिकल्स का क्या किया जाता है, बहुत सस्ते में किया जाता है, और होते भी सस्ते ही है। उस सस्ते में जो मिलता है अपने को प्रोडक्ट वो चाहिए होता है ज़्यादातर मोस्टली, है ना। तो अपन देख रहे हैं एमिनो एसिड्स का संश्लेषण की किस विधियों द्वारा अपन एमिनो एसिड्स का संश्लेषण कर सकते हैं, किनसे अपन एमिनो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपने ये जितनी भी रिएक्शंस देखी होगी वो आपके एमिन्स के चैप्टर में आई है, ना कि एमिन्स के सिंथेसिस में भी आती है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस में आती है, वो सेम है क्योंकि वही तो एमिनो एसिड्स पढ़ते हैं। अगर अपने पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें एमिन्स तो आएंगे, है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक का यानी COOH का संश्लेषण, COOH वाले कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो उनमें भी यही रिएक्शंस आती है। तो कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि यहाँ क्या बनता है आपके, अगर मान लो वहाँ 1 डिग्री एमीन जैसे कटियस रिएक्शन में 1 डिग्री एमीन बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस माना जाता है, यानी कि सबसे बेटर अगर कोई रिएक्शंस है 1 डिग्री एमीन बनाने की, वो होती है आपकी कार्टियस रिएक्शंस, है ना, कि एजाइड से डायरेक्ट अपन बना सकते हैं अपना
1 डिग्री एमिनो, लेकिन वही विधि के अंदर कुछ एक्सचेंज करके या उसी के अंदर कुछ केमिकल्स की प्रॉपर्टी चेंज करके क्या बनाया जा सकता है, एमिनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं। एक मेथड के अंदर अगर सेम लग रहा है कि इससे अपन ये भी बना सकते हैं, अगर मान लो इससे अपन कोई कार्बोक्सिलिक समूह भी बना सकते हैं ना, बनाई दे तो ये कार्बोक्सिलिक समूह भी बनाया जा सकता है और साथ में इसका एमिनो एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इन मेथड्स में क्या किए गए, चेंजेस किए गए हैं और कुछ नया नहीं है, वही जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी है रिएक्शंस, वही रिएक्शंस है, बस इसमें थोड़ा बहुत रिएजेंट को चेंज करके उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करके क्या किया है, एमिनो एसिड्स की मात्रा को ज़्यादा कर दिया, जबकि जो आपके को प्रोडक्ट थे उनकी मात्रा को कम कर दिया गया है। तो अपन ने 2 विधियाँ तो कल पढ़ ली थी, है ना, पिछले लेक्चर्स में अपन ने देख ली थी कि इनसे तो आ गई थी आपकी कार्डियस रिएक्शन हो गई थी और कार्डियस एक स्ट्रक्चर रिएक्शन हो गई थी, है ना। तो इन दोनों रिएक्शंस में अपन ने देख लिया था किस तरीके से अपना एमिनो एसिड का फॉर्म हो रहा है। बट आपके अभी जो रिएक्शंस है वो भी आपने पढ़ी हुई है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। आपको पहले फिर से मैं बता देती हूँ, आपके एमिनो एसिड्स की जो भी रिएक्शंस है उनमें मैकेनिज्म नहीं है, तो मैकेनिज्म पर आपको ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट किस पे अटैक कर रहा है, बस इतना आपको आता है तो सफिशिएंट है। और यह चीज़ें जब आएगी जब आपको जीओसी आपकी अच्छे से होगी, यानी कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए थोड़ी बहुत। कौन सी इफेक्ट, जैसे कि आपने आई प्रेनिक प्रभाव पढ़ा, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, है ना, तो ये आपको टेम्पररी इफेक्ट थे एक और ये परमानेंट इफेक्ट थे। 2 इफेक्ट आते हैं वो आपको आने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन किस तरीके से हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है, किसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, और अगर वो दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और तो सब नॉर्मल रिएक्शन से याद हो जाएगी बहुत। फर्स्ट है अपना ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, है ना। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण में अपन लेते हैं जैसे बेंजीन CO यानी कि ये आपके नाइट्रोजन है और एक पोटेशियम है, तो इन दोनों का क्या होता है, एक सोल्ट होता है ये, है ना। इस सोल्ट को लेते हैं अपन ClCHR की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या हुआ आपके KCl तो बाहर निकल जाएगा, है ना। ये KCl यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास बेंजीन COCONCHR बन जाएगा। अब इसको अंदर वाटर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या कर रहा है, वाटर किसमें ब्रेक हो रहा है, आपके H+ और OH- के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो आपके पास OH की 2 यूनिट्स तो क्या हो गई, यहाँ आके लग गई, और जो H थे 2 यहाँ आके लग गए, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, एमिनो एसिड प्राप्त होता है इस विधि से। तो ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ से KCl रिमूव हुआ है और यहाँ से क्या हुआ है, H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस करवाई गई तो क्या हुआ, आपके OH ऐड हुआ है और यहाँ से दो H2 के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ से 2 मिलेंगे आपको, 2 ही H+ मिलेंगे, 2 ही OH मिलेंगे, OH- मिलेंगे, तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है, एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो ये होती है आपके ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। देखो ये मेथड आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े थे, है ना, सेकेंड ईयर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आया था, तो उसमें भी आपके ये मेथड आता है, ओके। और आपके जो एमिनो एसिड वो एमीन्स का आता है कोई भी, है ना, यूनिट, उसमें भी ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण की रिएक्शंस आती है। ये 11th में भी आती है, 12th में भी आती है, यानी जितनी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे सब में यही रिएक्शंस है, कुछ नहीं आने वाली। अभी यहाँ आप BSc में भी देख रहे हो तो वही मिलेगी आपको, जब आप MSc करोगे तो भी यही रिएक्शंस मिलेगी, बस इनमें क्या हुआ, चेंजेस हो जाएंगे, इनके थोड़े बहुत इनमें चेंजेस करके देंगे आपको कि क्या ये इससे ये प्रोडक्ट बन सकता है ना, और कुछ नहीं होता इनमें। नेक्स्ट आता है आपके कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस का आपने नाम अच्छे से सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है ना, कोई नया नहीं है ये कूप सिंथेसिस भी। तो इसमें क्या किया आपने, RCOCOH से रिएक्शन करवाई, जिससे अमोनिया की प्रेजेंस में। तो जब अमोनिया की प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, यहाँ से 2 H के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से क्या -H2O बाहर निकल जाता है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास NH, जो यहाँ आकर आपके ऐड हो जाता है। अब करवाया जाता है इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोजनेसिस, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2PD इसे बोलते हैं, अब चेन भी बोलेंगे। अपने पास रिडक्शन हो रहा है यहाँ, है ना, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन की यूनिट ऐड होती है। भाई रिडक्शन किसे कहते हैं, कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन निकले या नहीं निकले ये तो दूर की बात होती है,
लेकिन पहले क्या होता है, अपने पास हाइड्रोजन जहाँ ऐड होते हैं वहाँ तो ऐड करवा सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो सकता है, अगर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, इसमें आपके प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, अगर इस तरीके से ब्रेक हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा, एक तो प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा हाइड्रोजन भी। ओके, तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। अब आप लोगों में से सोच रहे होंगे H माइनस भी होता है, ये होता ही है। जब H2 को ब्रेक करवा रहे हैं, यहाँ पर H2 का हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन करवा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन का मतलब होता है कि आपके पास H है, अगर इस तरीके से फ्यूजन करवाया जाए तो हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन हो गया, और अगर अपने पास H और H है दोनों तरफ करवाया जाए तो होमोलाइटिक फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया ना। तो इस तरीके से अगर इसका फ्यूजन करवा रहे हैं, विखंडन करवा रहे हैं, तो एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। अब एक आपके पास जब मेटल के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डी ब्लॉक का मेटल हो, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब भी क्या होगा, ये H माइनस में ही ब्रेक होगा। ओके, और ये मेटल प्लस में रहेगा, है ना। यहाँ मेटल माइनस में नहीं जाएगा, यहाँ H माइनस में जाता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट देखा जाए तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, जबकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके, इसकी 2.9 के आसपास होती है। ओके, और इस मेटल की तो कम ही रहेगी, इससे कम रहती है, लेकिन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। तो अब अपन ने क्या किया, इसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाएगा तो अपने को क्या मिला, एमिनो एसिड प्राप्त हो गया। इस तरीके से कूप रीअरेंजमेंट में भी आपको कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, आपको दिख रहा है कि कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है, कहाँ कौन सा ऐड हो रहा है। तो ये हो गए अपने सिंथेसिस के दो मेथड। एमिनो एसिड्स के पिछले लेक्चर में अपन ने दो मेथड देख लिए, दो मेथड ये। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो अपन देखेंगे कि किस किस मेथड के द्वारा भी अपन एमिनो एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। ओके, ये देख लो एक बार और। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेंटाइन संश्लेषण रिएक्शन। ये आपके लिए नया है वर्ड, है ना। तो ये आपको याद रखिए, हाइड्रेंटाइन संश्लेषण भी क्या है, आपके एमिनो एसिड्स को संश्लेषित करने की एक मेथड होता है। ओके, इस मेथड में क्या किया जाता है, अपने पास ये स्पीसीज ली जाती है, ये यौगिक लेंगे, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे इससे। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास मान लो एक H इधर से है, तो यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएगा। अगर H2 रिमूव हो रहा है तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, यानी कि CH H2 यहाँ से रिमूव हो रहा है, और ये H क्या, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपके H2 ही रिमूव। एक मिनट, यहाँ से एक H2 रिमूव होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन पे क्या, यहाँ पे जो क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, आपके प्लस चार्ज आएगा आपके यहाँ से, और यहाँ आएगा आपके माइनस चार्ज। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो H है वो क्या करेगा अपना, यहाँ से ये माइनस चार्ज इसमें रहेगा, इस तरफ आएगा, तो फिर भी यहाँ क्या रहेगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो जो आपका यहाँ हाइड्रोजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाएगा H+ के रूप में बाहर, तो वो यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये होती है आपके एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होता है, फिर ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है, फिर वापस इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड का ब्रेक होना। जब अपन रिडक्शन पढ़ते हैं, अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका वो तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, फिर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। इस तरीके से रिडक्शन में क्या होता है, बॉन्ड्स का ब्रेक होना होता है। जबकि ऑक्सीडेशन अगर पढ़े तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बॉन्ड्स का निर्माण होता है अपने। सिंगल बॉन्ड अगर मान लो कोई ऐसी स्पीसीज ही नहीं है जहाँ ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अब रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती होना। ओके, तो यहाँ क्या किया मैंने, इसका रिडक्शन किया। देखो आपके ये सिंगल, यहाँ ऐसा ही नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। जब रिडक्शन की बात होती है तो बस आपको समझ जाना है कि वहाँ हाइड्रोजन भी होगा ही होगा। सोडियम अम्ल में नहीं है, केवल अकेला यहाँ हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। तो उसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, CH2 ब्रेक बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 CH NH COO NH CO, ये बन गया। अब इसके HCl के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं, HCl के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, आपके यहाँ से जो अमोनिया थी वो तो रिलीज हो जाएगी, आपके दो मॉलिक्यूल अमोनिया के रिलीज होंगे, CO2
देने का काम कर रहा है। जब हीट देते हैं किसी को तो क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपके CO2 बाहर निकल जाएगा और NH3 बाहर निकल जाएगा। ओके, इसकी प्रेजेंस में, या आप कह सकते हो या HCl की प्रेजेंस में ये आपका क्या है, सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब जब आपने कभी देखा होगा आपके THF होता है, TMSO होता है, ये किसी न किसी रिएक्शंस में क्रिया नहीं करते हैं, केवल हीट से ही वो रिएक्शंस होती है। और आपको ये जब जब ये रिएक्शंस में मिलते हैं बहुत सारे रिएजेंट, तो सभी वो रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। उनमें से कुछ तो आपके क्या होता है, सॉल्वेंट रहते हैं। जैसे आपने C2H5OH, ये मोस्टली आपके क्या कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह। लेकिन आपको उस कंडीशन को ध्यान रखना होगा कि किस कंडीशन में ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और किस कंडीशन में ये रिएजेंट की भांति व्यवहार करेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके रिएक्शंस पे, रिएजेंट पे, दोनों पे, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में वो रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है। तो अपने पास ये एमिनो एसिड्स प्राप्त होता है। तो ये अपना एमिनो एसिड देखा जाए तो कौन सा हो गया, एरोमेटिक एमिनो एसिड प्राप्त होता है। ओके, ये हो गया आपके आइडेंटाइल संश्लेषण रिएक्शंस। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि किस विधि के द्वारा अपन एमिनो एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस एमिनो एसिड्स के संश्लेषण के लिए, बुकरर हाइडेंटाइन संश्लेषण, है ना। बुकरर हाइडेंटाइन संश्लेषण क्या होता है आपके, ये हाइडेंटाइन क्या होता है, ये हाइडेंटाइन ये है अपना, ओके, हाइडेंटाइन बोला जाता है इसे। ओके, अगर इसका क्या किया जाए, इसको एसिड्स की प्रेजेंस के अंदर अगर इसका अपघटन करवाया जाए तो एमिनो एसिड्स अपन को प्राप्त हो जाते हैं। एसिड अगर NaOH ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो अपने पास, यहाँ एसिड बेस हो, सॉरी बेस की प्रेजेंस में इसका क्या करवाया जाता है, विघटन करवाया जाता है। विघटन करवाने पर अपने को क्या मिल जाता है, एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ बेस की प्रेजेंस में कोई भी बेस ले सकते हो आप, उस बेस की प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अपने पास एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है बुकरर हाइडेंटाइन संश्लेषण। यानी कि अपन जब हाइडेंटाइन संश्लेषण पढ़ रहे थे उसके अंदर तो अपन डायरेक्ट हाइडेंटाइन नहीं ले रहे थे, उसका पहले सिंथेसिस कर रहे थे कि किस तरीके से वो दूसरे से किसी और के साथ अपन रिएक्शंस करवा रहे थे। लेकिन यहाँ अगर हाइडेंटाइन को डायरेक्ट NaOH की प्रेजेंस के अंदर अगर रिएक्शंस करवाई जाए तो क्या प्राप्त होता है, आपके एमिनो एसिड प्राप्त होता है। देखो आपकी जो रिएक्शंस होती है इनमें चेंजेस रिएजेंट का किया गया है। मेन तो अपना वही होता है, कई बार देखोगे किसी रिएक्शंस में आपके रिएक्टेंट तो सेम रहता है लेकिन उसकी रिएजेंट को चेंज कर करके वो रिएक्शंस करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखा जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, अपने पास जो भी अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो किसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है ना। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन से अपन एल्डिहाइड से भी कराते हैं, पायरुविक एसिड ले हैं, पायरुविक एसिड को अपन क्या करवाएं, H2NOH की प्रेजेंस में, है ना, या दोनों में से H3NO H3NO की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाऊं, है ना। रिएक्शंस करवाए तो अपने पास क्या होगा, CH3C, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, अपने पास यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएगा, -H2, और अपने को क्या मिलेगा, NOH क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम अम्लगम की प्रेजेंस में अपने पास, अम्लगम क्या होता है कि किसी के साथ क्या जुड़ा हो, मरकरी जुड़ी हुई हो, उसे अपन उसका अम्लगम कहते हैं। अगर सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो सोडियम अम्लगम कहते हैं, और अगर एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है तो एल्यूमिनियम वो अम्लगम कहते हैं। ये क्या करता है, वही आपके क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा, अपने को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। वहां से H2 रिमूव हो जाएगा। जब जब रिडक्शन की बात आएगी वहां क्या होगा, आपके हाइड्रोजन गैस तो प्रेजेंट होगी। जब ऐसे कोई मेटल, एल्काइल मेटल लिए जाते हैं, यानी कि क्षारीय धातुएं ली जाती है, तो वो क्या करते हैं, साथ में उनके साथ हाइड्रोजन गैस भी ली जाती है, लेकिन मेंशन नहीं किया जाता। अगर आप मेंशन कर दोगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। अगर आपको हल्का सा आइडिया है कि इससे क्या होगा, आपका रिडक्शन ही होगा, तो आप खुद से H2O गैस ले सकते हैं। ओके, कई बार कई रिएक्शंस में आते हैं कि कोई प्रोटॉन होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, वो अपने को पता नहीं रहता है ना, लेकिन वहाँ अगर मेंशन करें तो अपन H3O प्लस कर सकते हैं कि वहाँ से अपन एक H प्लस यहाँ से अपन ने यूज़ किया है। ओके, तो ये हो गई अपनी जितनी भी आपको एमिनो संश्लेषण की रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो
है, जितने भी एसिड्स हैं, अब जो आपके नॉर्मल रिएक्शंस है वो तो अलग है ना, मेन रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ज्विटर आयन क्या होता है आपके, है ना। ज्विटर आयन में अपन ने क्या किया, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके ज्विटर आयन आपके इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, क्या होता है उसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, उन्हें अपन ज्विटर आयन कहते हैं, है ना। तो वो देखना है अपने को, और देखना है कि एमिनो एसिड्स से कौन कौन सी रिएक्शंस करवाई जा सकती है, ये तो थी संश्लेषण की। अब उनसे क्या क्या बनाया जा सकता है एमिनो एसिड्स की, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।